नमस्कार, स्वागत है आपका शंकर आइस एकेडमी के करंट अफेयर मॉड्यूल में। आई होप आप सब फिट हैं फिजिकली मेंटली। आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, मेरा यही आशा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आई नो ये जो पूरा पीरियड है प्रिपरेशन का एज एन एस्पिरेंट लाइफ इजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी यू एंड मी वी कैन डील विद दिस करंट अफेयर्स एंड लेट्स स्टार्ट इट। ओके। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि 29 जुलाई का रेलेवेंस क्या है। 29 जुलाई, क्योंकि चूंकि हर मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि डे टू डे कोई रेलेवेंस है कि नहीं, हिस्टोरिकल इवेंट्स है कि नहीं। आज का दिन एक्चुअली में इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो इसके बारे में हम आगे कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगे। मैं चाहूंगी कि आपको मॉड्यूल इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा, कोई भी फीडबैक देना होगा, तो आप कृपया कर कमेंट में हमें बता दें, हम उस हिसाब से ऑल्टर कर देंगे, आपका डाउट क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर की जहां तक बात आती है, दीज आर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स फॉर टुडे। दीज आर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स फॉर टुडे। सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें जिसके थ्रू इट्स एक्चुअली एन ओरल पिल। ये पिल खाने की वजह से इट इज एक्चुअली ट्रीटिंग दिस सर्विकल कैंसर। ठीक है। एक तो टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आज का दिन इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो ये उससे भी रिलेटेड है और साथ साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी इससे रिलेटेड है, तो इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। एयरपोर्ट एयरलाइन की जहां तक बात आती है, तो अभी सेंटर ने रिसेंटली कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं ओनरशिप को लेकर के, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपटीशन को इंश्योर करना चाहता है इंडिया। इन बेसिकली जो इंडिया का जो सपना है टू बिकम विश्व गुरु, तो उसके भी अलाइनमेंट में थोड़ा सा ये है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है टॉक्सिक पोल्यूशन इन एजुकेशन स्पेसेस। ये बेसिकली अर्बन एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, रूरल एरियाज के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन भी है। एंड हम जानेंगे डेवलपिंग कंट्रीज किस हद तक इस प्रॉब्लम का एक शिकार बनते चली जा रही है, इस बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग जब हर मॉड्यूल में हम लोग जो डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स फोकस, कि प्रीलिम्स के लिए हमें जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्चुअली बहुत बेस होते हैं, तो उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ऑफ द डे, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने एक नया पिल को, this is in news and we should please see this कि it's a new technology. We should know कि इस technology के through क्या क्या there could be a lot of changes. This is actually very revolutionary क्योंकि SHETA2 an oral anti-cancer therapy, ये बेसिकली एक पिल है एंड ये बेसिकली इस मोटो पे डिपेंड करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो ये इस चीज पे भी ध्यान देता है कि बिफोर, अगर सर्विकल कैंसर के थोड़े सिम्टम्स हैं भी, तो ये की वजह से इट कैन बी डिजॉल्व एंटायरली। तो ये इसी पे है आधारित। एंड बेसिकली ह्यूमन HPV वायरस एक है, इस ये वायरस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल कैंसर। एंड इसको भी हम लोग, जैसे जब भी सर्विकल कैंसर की बात आती थी तो पहले हम डिस्कस करते थे HVP वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, कि इसको लेते हैं तो फिर इसकी वजह से हर चीज़ बेटर हो जाती है। ये भी प्रिवेंटिव टाइप का है, तो इसके देर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी नाउ। सो इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है। बेसिकली अभी ये टेस्टिंग जोन में ही है, इट इज बीइंग टेस्टेड। ये जैसे मार्केट में आएगा, ये इम्प्लीमेंट हुआ है कुछ स्टेट्स में ही, अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है, पूरी तरीके से ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। तो इसीलिए इट्स जस्ट नाउ इन टेस्टिंग फेज, एंड अभी जैसे चलते रह रहा है वो चीज़ देखते रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है इसका व्हाट इज इट, है ना, बेसिकली क्या है इसके पीछे। तो मैंने पहले ही बताया, इट्स एन ओरल टैबलेट, टैबलेट टाइप का होगा। दिस इज बेसिकली, इसका मेन एम यही है कि ये HPV इन्फेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करे, इसको ये थोड़ा सा बेसिकली इसको स्टॉप करे, रेस्ट्रिक्ट करे। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देर आर फ्यू ऑफ टाइप्स ऑफ द ड्रग्स दैट आर इन्वॉल्व इन इट, क्या क्या केमिकल फॉर्मूलाज है एंड कौन सा
कैसे कैसे क्या क्या केमिकल फॉर्मूलाज है, इट इज केमिकली मैन्युफैक्चर्ड, लो मॉलिकुलर, है ना, इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। बेसिकली ये पिल क्या है, इट कैन बी इजीली, यू कैन टेक इट, एंड सबसे बेहतर इसकी बात ये है कि ये एक होम रेमेडी एंड होम फ्रेंडली भी है, कि आप घर बैठे बैठे भी अगर इस पिल को लेते हैं तो इसके वजह से आपका जो चांसेस है ऑफ दिस होल यू नो प्रिवेंटिंग दिस होल थिंग कैन एक्चुअली बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो इसीलिए इट इज़ वेरी होम फ्रेंडली, तो इट कैन एब्जॉर्ब इजीली, केमिकली मैन्युफैक्चर्ड है, लोअर मॉलिकुलर वेट है ना। दीज आर सम ऑफ प्रोज कि ये चीज अगर कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स उतना नहीं है, बहुत आसानी से बॉडी में वो डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है इस कैप्सूल का, बेसिकली इट्स इजीली एंड इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इट्स जस्ट अ पिल, राइट। तो अ पिल कैन नॉट कॉस्ट मच, not more than the other therapies that people do। कि कैंसर जब हुआ है तो फिर बहुत सारे अलग अलग थेरेपीज होती हैं, टेक्नोलॉजीज में दे गो इनटू इट, एंड उसके उस थेरेपी में द कॉस्ट इज टू मच। इस थेरेपी के थ्रू द कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस, सो इट्स अ गुड डील, राइट। सो नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू सी कि what सबसे पहले इट्स अ कैप्सूल फॉर्म, ठीक है। एंड ये भी कहा जा रहा है कि अभी चूंकि ये टेस्टिंग फेज में है तो देर देर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव कि इस इस थेरेपी को हम लोग ऑल्टरनेटिव वे में भी ले सकते हैं, जैसे कि वैजिनल सपोजिटोरी। इसके थ्रू ये एक मेथड है, इसके थ्रू अगर लेंगे इस कैप्सूल को तो इसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि इस कैप्सूल, व्हाट इज दिस कैप्सूल, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि व्हाई इज दिस नीडेड फॉर इंडिया। जो सर्विकल कैंसर है, ये जो इंडिया में जो बर्डन है, ये पूरे आंकड़े इस पूरे स्लाइड में दिया हुआ है। बेसिकली यही कहा जा रहा है कि सर्विकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कैंसर अमंग वुमेन इन इंडिया। बेसिकली इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम क्या होता है कि वेन एवर इट कम्स टू पर्सनल हाइजीन, और अगर बात करनी होगी अगर फीमेल को अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, इट्स अ काइंड ऑफ अ टैबू। अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ टैबू, वी जस्ट निग्लेक्ट इट। सो ये चीज जो है इसके वजह से भी कुड बी द रीजन कि ये सेकंड नंबर पे है। A lot of women doesn't want to talk about it, right? So that's the thing. Now, if we see that it is actually a preventable, uh, you know, preventable through vaccination kind of a deal, cancer, when this type of cancer, okay? तो ये पूरे आंकड़े दिए हुए हैं कि account for 10% of all cancers in women and 5.1 of all cancers in Indian population। तो ये बेसिकली कुछ डेटाज हैं दैट यू कैन यूज इन योर मेंस पेपर्स, एंड जिसकी वजह से आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव बन जाता है, अकाउंटेबल बन जाता है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है आंसर की, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे भी है दैट 79,000 प्लस वुमेन आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ बाय 2024 की अगर बात करें, जिसमें से 39 औरतों का तो मैंने दे आर डेड, वो मर जा रही हैं। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमें एक डील करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर मैंने दिस इज अ बिग डील फॉर एनीथिंग, इट इज अ वेरी बिग डील कि इतने मौत हो जा रही हैं, इतने लोग अफेक्ट हो जा रहे हैं, इतना है वैक्सीनेशन, इतना ड्राइव हो रहा है, बट स्टिल देर आर दीज मेनी डेथ्स दैट आर अकरिंग, सो इट्स काइंड ऑफ कंसर्निंग, राइट। एंड 10% ऑफ ऑल वुमेन ऑफ ऑल वुमेन्स कैंसर। सो दिस इज अ डेटा ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटोरी अगर हम लोग देखें तो इस ये जो पूरा है इट इज गिवन बाय ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटोरी, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन, वी नो, नाउ वी विल सी कि हाउ दिस कैप्सूल वर्क्स एक्चुअली। बेसिकली इट्स अ कैप्सूल, यू टेक इट, आप उसको खाते हो, एंड वो नीचे जा मैंने इट देर इज अ प्रोटीन दैट इट डिजॉल्व्स, दैट जो प्रोटीन जो कि कैंसर में फॉर्म हो सकता है वो उसको डिजॉल्व कर देता है। इस कैप्सूल के थ्रू इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज जो भी कैंसर की वजह से जो स्प्रेड हो रहा है उसको भी वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको पूरी तरीके से फिक्स कर देता है। सो इट्स अ वेरी गुड डील एक्चुअली। तो यही सब बताया गया है कि देर आर फ्यू प्रोटीन्स जिस पे वो काम करता है। तीन प्रोटीन है इंडियन सॉरी ह्यूमन प्रोटीन्स, देर आर थ्री। मोर्टेलिन, हीट शॉक कॉग्नेट, ग्लूकोज रेगुलेटेड प्रोटीन, इस प्रोटीन्स पे वो काम करता है। एंड आगे देखा जाए तो देर इज अ यू नो जो HPV
HPV-E7 जो प्रोटीन है, इट्स एक्चुअली द हार्मफुल प्रोटीन। अगर इसका थोड़ा भी ग्रोथ दिखता है तो इस चीज को काउंटर अटैक ये कैप्सूल कर सकता है। एंड होस्ट प्रोटीन that normally produce inside there is a host protein, basically human body के अंदर एक host protein है, और ये वाला जो HPV-E7 वाली जो प्रोटीन है, ये जाके उसमें अटैच हो जाती है एंड वो धीरे धीरे करके कैंसर कॉजिंग सेल्स क्रिएट करने लगती है। तो ये कैप्सूल बेसिकली उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है, और जो इन्फेक्शन ताकि फैले ना उस चीज पे भी वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो अभी तक में इट हैज बीन वेरी इफेक्टिव। ओके, एंड कनेक्शन पहले सबसे पहले ह्यूमन सेल के साथ ये वाला जो ये HPV-E7 है, इसके साथ पहले ये कनेक्शन तोड़ देता है। उसके बाद फिर जो हार्मफुल E7 प्रोटीन है इसको एकदम एंटायरली डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया, एंड बाय दी बॉडीज नॉर्मल इम्यून डिफेंस। एंड ये एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि बॉडी का इम्यूनिटी किक इन करे और वो और ज्यादा इस चीज से फाइट कर सके। ओके, बेसिकली ये जो पिल है ये भी इंश्योर करता है कि ये जो जो इंपॉर्टेंट सेल्स है उसको ना डिस्ट्रॉय कर दे, सिर्फ हार्मफुल और जो इफेक्ट करेगा बॉडी को उसी सेल पे वो काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी मैंने आपको समझाया इतने बातों में, ये उसका डायग्राम है। ओके, ये इस चीज का डायग्राम है, एंड इससे हमें यही पता चलता है कि जो HPV-E7 वाला है वो होस्ट प्रोटीन के साथ पहले अटैच रहता है। उसको सबसे पहले ये द लिंक इज ब्रोकन, उसका लिंक के साथ मैंने ये जो अटैच है इस लिंक को पहले तोड़ता है। फिर इम्यूनिटी डिफेंस पहले E7 को डिस्ट्रॉय करता है बाय इम्यूनिटी डिफेंस, एंड फिर हेल्दी सेल्स को और ज्यादा बढ़ावा देता है, जिसके वजह से रिकवरी बढ़ जाती है और इंसान रिकवर कर जाता है। ओके, नाउ हु इज इन नीड विथ इट, लाइक हम क्या नॉर्मली भी इस कैप्सूल को ले सकते हैं या नहीं, ये चीज इस स्लाइड में हमें पता चलेगी। बेसिकली ये है कि इट्स अ प्रिकॉशनरी, इट्स अ प्रिकॉशन, इट इज नॉट अ क्योर, इट इज अ प्रिकॉशन एंड मेंट फॉर पेशेंट्स हु हैव डेवलप्ड प्री कैंसरस। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा भी सिम्टम्स अगर लगता है कि कैंसर डेवलप हो सकता है या ऐसा कुछ हमें कुछ एबनॉर्मेलिटी कुछ दिखती है वहां पे, तो उस हिसाब से फिर ये उन पेशेंट्स को लेने चाहिए। ओके, पोटेंशियल एप्लीकेशन इन हायर ग्रेड सर्विकल, दिस इज एक्चुअली व्हाट इट इज सेइंग दैट बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है कि इज देयर एनी सेल दैट कैन दैट हैव द टेंडेंसी टू क्रिएट इनटू अ कैंसर सेल। तो जो वो टेंडेंसी होती है टू क्रिएट कैंसर सेल उसको भी खत्म करता है, तो वैसे पेशेंट्स को भी लेने चाहिए। ओके, बेसिकली ये है कि यूज इन इन्वेसिव सर्विकल कैंसर पेशेंट्स, जो कैंसर पेशेंट्स हैं भी उन्हें भी ये टैबलेट अगर लेंगे तो वो उनके लिए इफेक्टिव हो सकता है, अभी माना जा ही रहा है, इट्स इन द टेस्टिंग फेज, सो लेट्स सी। ओके, एंड phase 2 ट्रायल्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, phase 1 हो चुका है, phase 2 ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, डिटरमाइन द एग्जैक्ट, एंड अभी जो phase 2 ट्रायल चल रहा है इसके बाद ही दे विल डिटरमाइन कि एग्जैक्ट पेशेंट्स कौन है जिनको हमें ट्रीट करना है, जिनके बारे में जिनको हमें देखना है कि किनको नीड है। ओके, मूविंग ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, so first of all we'll say is basically individual property rights is basically a patent। अगर मैंने कुछ डिस्कवर करा, मैंने कुछ इन्वेंट करा, तो आई गो इन द ऑफिस एंड आई कि ये चीज मैंने इन्वेंट करा है, मेरा नाम इस पे लिखा है। ठीक है, तो ये इस पे सबसे पहले इसका डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बाय वाज बाय स्टीवनसन कैंसर सेंटर यूनिवर्सिटी इन ओक्लाहोमा। ओके, ये वहाँ पे मैंने दिस इज द प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका वेयर दे हैव बीन दे एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस पिल। एंड अब क्या हो रहा है कि इंडिया हैज ऑल्सो गिवन अ पार्ट इन इट। इंडिया भी बोला कि हमें भी इसको डेवलप करना है, इसको करना है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रू प्री क्लिनिकल स्टडीज, इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिया इस पे स्टडी करना प्री क्लिनिकल। पहले इस पे रिसर्च हुआ, फिर अभी ये टेस्टिंग फेज में है, राइट।
अभी अगर हम लोग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो बेसिकली it's owned by both institution collaboratively. ओके. एंड अगर कमर्शियल पार्टनर्स देखें तो कमर्शियल पार्टनर्स जो इस टैबलेट को कमर्शियलाइज करेंगे उनको भी कुछ हिस्सेदारी दी गई है. ठीक है. जहाँ पे एक्चुअली राइट ट्रांसफर टू, हाँ, ये फार्मेसी का नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स. इसने इसका भी थोड़ा सा देयर इज अ राइट ऑन आईपी राइट्स. ओके. तो जहाँ हमें यहाँ तक पता चल गया. अब अगर हम देखें कि कितना हद तक ये अवेलेबल है, इसका कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ये सब चीज़ भी देखते हैं. ओके. तो सबसे पहले टाइमलाइन के हिसाब से 5 years लार्जर ह्यूमन ट्रायल्स में अप टू 5 years. अगर हम फुल फ्लेजेड अगर देखें तो टोटली अगर हमें पर्सन टू पर्सन अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें 5 साल लग जाएंगे थेरेपी टू रिसर्च. एंड 5 साल हमें और लगेंगे ताकि वो मार्केट में आए. तो अभी समय है, अभी ट्रायल पीरियड पे है. प्लीज रिमेंबर दिस, आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है विच कैन कंफ्यूज यू. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीज ध्यान में रखें. ओके. नेक्स्ट देख लें डिलीवरी इनोवेशन. अगर देखें तो लोकलाइज डिलीवरी वाया, वही मैंने जो बताया कि एक नया जो टेक्निक या ट्राइंग की, जो ये वाला जो टेक्निक है वैजिनल सपोजिटरी, इस टेक्निक के थ्रू डायरेक्ट जो ट्रीटमेंट है इट वुड बी वेरी इफेक्टिव, इट वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव. तो इसीलिए भी इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च किया जा रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी मंथन किए जा रही है थॉट प्रोसेस पे, अंडर स्टडी. मैक्सिमाइज ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, मैंने जैसे बोला कि ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर वैजिनल सपोजिटोरी से अगर हम करते हैं तो. ओके. कॉस्ट आउटलुक देखें तो फाइनल प्राइस इज अभी फाइनल जो प्राइस है इट्स नॉट येट डिटरमाइंड. वो डिटरमाइन नहीं हुआ है. इट्स नॉट श्योर कि व्हाट इज अ फिक्स प्राइस, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अफोर्डेबल क्योंकि इट्स अ पिल. एंड जिस टेक्नोलॉजीज में उसको बनाया गया है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाता है. ओके. एंड एज मैंने पहले भी बोला कि इट्स वेरी होम फ्रेंडली, इट्स जस्ट अ पिल. आप घर बैठे भी इस पिल को ले सकते हो और आपका जो पेशेंट अगर प्रेस्क्राइब्ड है ये पिल तो आप ले ले तो, एंड इट्स जस्ट होम फ्रेंडली. यू डोंट हैव टू गो हैवी मशीनरीज या हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चे कुछ नहीं है. इसीलिए भी कहा जा रहा है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट्स अफोर्डेबल, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव. ओके. मूविंग ऑन. now we will see कि actually में basically what is the way forward, and screening tool basically is related to the technology जो कि use हो रहा है. These are the technologies basically PAP smear, HPV DNA test, simple. तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज हो रहे हैं. ठीक है. कैन डिटेक्ट, एंड इनका मेन मोटिव यही है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है इसको यूज करके हम HPV के जो जो वायरस है एंड उससे रिलेटेड जो प्रिकॉशनरी अगर कैंसर सेल्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनको हम प्रिवेंट कर सकें, उनको हम रिड्यूस कर सकें. ओके. अर्ली डिटेक्शन अगर देखा जाए तो अगेन मैं वही कहना चाहती हूँ, ये जो पूरा मोटिव है ये बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिवेंट कर लो, क्योंकि क्योर would take more time, would take it would be very bad for your mental health physically. तो प्रिकॉशनरी इज अ वेरी गुड मेजर. प्लस इंडिया के आंकड़े हमने देख ही लिए कि कितने ज़्यादा हद तक हैं ये. तो बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ बीइंग प्रिवेंटेड रादर देन बीइंग क्योर्ड. ओके. जैसा मैंने बताया. ओके. प्री डायग्नोस यूज, ये बेसिकली मैंने डायग्नोसिस हुआ, मैंने टेस्ट कुछ हुए एंड दे कैन यूज इट. इट्स अ प्री डायग्नोस्ड यूज given to patients diagnosed with early cancer. ओके. प्रिवेंटिव अगर पिलर्स देखा जाए तो इसके साथ साथ और कौन कौन से पिलर्स हैं दैट वी कैन यूज टू सर्विकल कैंसर को टैकल कर सकें, उस हिसाब से हम उनको हील कर सकें. तो एक है HPV वैक्सीनेशन, रेगुलर स्क्रीनिंग, अर्ली थेरेपीज लाइक दिस टैबलेट. ओके. तो ये चीज कुछ बताइए. दिस यू कैन यूज इन वे फॉरवर्ड, दिस यू कैन यूज एन एग्जाम्पल, this you can use in any aspect of your mains answer writing. This could also be a question in mains कि
इन प्रीलिम्स दैट की SHETA-2 जो कैप्सूल है, हाउ टू माने व्हाट इज इट अ कैप्सूल, इट इज अ टेक्नोलॉजी, so that way you can know it. Okay, so we will talk some more about HPV virus, that is human papilloma virus, जो कि इट्स अ डीएनए वायरस जो आपके डीएनए को भी ऑल्टर कर सकता है. ओके, सो दिस कैन कॉज जनरेशन टू जनरेशन इफेक्ट कर सकता है. तो इसको क्यों ना हम अभी ही प्रिवेंट कर दें, रोक दें, तो उस चीज के लिए तो इट्स दैट वायरस दैट इन्फेक्ट्स द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ट्रांजिशन की अगर बात करें तो सेक्सुअल कांटेक्ट और स्किन टू स्किन इंटीमेट में भी दिस कैन बी ट्रांसफर्ड. So it is very important for you to, even if you are getting active with your partner, so it's very important for you to, use protection. अपना खुद का ख्याल रखें. ये भी एक तरीके से एक प्रिवेंशन ही है, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स, देर आर 200+ HPV टाइप्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं. हाई रिस्क टाइप्स में से 16 और 18 ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क टाइप हैं. ओके, HPV की अगर बात करें, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में अगर बात करें, हेल्थ इम्पैक्ट के नाम पे, ओ सॉरी, हेल्थ इम्पैक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले जो हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, सर्विकल कैंसर. ठीक है, ऑल्सो एसोसिएटेड विथ नो walls, vagina, anal. These are the things that, and obviously the prevention is the vaccination, regular cervix अगर screening करा रहे हो तो ये सब चीज इसका prevention बन जाता है. and obviously it is very important for us to talk about it. सबसे पहले इंडिया में there is a problem of taboo. हम बात नहीं करना चाहते हैं, इट्स अ प्राइवेट मैटर. ये चीज़ बहुत गलत है. अगर हमें कहीं तकलीफ होती है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, राइट? एंड ऑब्वियसली हमें कोई भी चीज़ है उसको हेड ऑन फेस भी करना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो तुरंत इसको कर ले, लेट बैक एटीट्यूड ना रखें. ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. First, before moving on to the next topic, I'm so sorry, there is a question, actually let's solve it. Okay, it's related to HPV infection. Okay, HPV वायरस के ऊपर है ये. तो पहला इसका जो स्टेटमेंट है, HPV virus is necessary caused by vast variety of cervical cancer case. So yes, it is true. It does. Second, if we see कि HPV spread through respiratory droplets. Respiratory is linked with breathing, and जिस तरीके से जैसे हम हम पूरा एयर इनहेल करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो फूड है वो मटेरियल से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. तो इससे तो रिलेटेड नहीं है, इट्स रिलेटेड टू समथिंग एल्स, राइट? वैक्सीनेशन अगेंस्ट HPV इज मोस्ट इफेक्टिव when administered before exposure to the virus. So yes, it is actually, या तो यस, वैक्सीनेशन का मेन मोटिव ही होता है. अगर आपको ये नहीं भी पता है कि HPV का क्या है क्या नहीं है, तो इसका मोटिव ही होता है कि वैक्सीनेशन का मोटिव ही होता है टू प्रिवेंट इट बिफोर इट हैपेंस. तो आई गेस इसका आंसर बी है. सो यस, इसका आंसर बी. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे सेशन, इस पूरे मॉड्यूल, अभी जितना भी मैं पढ़ाऊंगी आगे भी, एंड अगर ये PPT चाहिए, देन यू कैन कमेंट योर मेल ID इन द कमेंट सेक्शन, एंड वहां से वी विल सेंड इट टू यू. ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन. मेन आज जो इंटरनेशनल टाइगर डे है एंड कंजर्वेशन को जो लेकर के है, अभी बेसिकली इंडिया का क्या सिचुएशन है कि इंडिया में जो टाइगर पॉपुलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है. इट्स अ गुड साइन, इट्स रियली अ गुड साइन, राइट? तो उसके साथ जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो इट्स अ गुड साइन, बट एट द सेम टाइम्स कुछ वो चैलेंजेस भी लाता है, विच वी विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल. ओके, सो फर्स्ट सेशन वी विल नो कि व्हाट इज द ओरिजिन एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. ओके, तो 29 जुलाई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 29 जुलाई में हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे. एंड ये बेसिकली जो वाइल्ड टाइगर
कंजर्वेशन की बात है, क्योंकि एक टाइम था जब टाइगर का जो तादाद था, द पॉपुलेशन, वो बहुत ही ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा था, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। क्योंकि एज मैंने पिछले मॉड्यूल में भी आपको, मैंने पिछले वीडियो में भी हमने इस बात के बारे में डिस्कस की है कि इकोसिस्टम जब भी बात आती है तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे हम सबको काम करना चाहिए, है ना। एंड हमको खुद भी पर्सनली भी इस बात पे ध्यान देनी चाहिए। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा था, इसका सबसे ज्यादा असर फूड वेब पे, फूड चेन पे पड़ता, जिसके वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते। इस कंसर्न को लेकर के ये डे को हमने बनाया, एंड हमने इसमें बेसिकली अवेयरनेस डालना चाहा कि वाइल्ड टाइगर के कंजर्व के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनके हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब फिर आता है 2010 का सेंट पीटरबर्ग समिट, जो कि रशिया में हुआ था, जिसमें 13 कंट्रीज, टाइगर रेंज कंट्रीज वर दे पार्टिसिपेटेड इन इट। एंड उन्होंने बोला कि वो जो अभी घट रहा है, वो लोग इस पॉपुलेशन पे काम करेंगे, वो देखेंगे कि हाउ दे आर गोइंग टू कंजर्व इट एंड टेक फ्यू मेजर्स अबाउट इट। ओके, अगर हम देखें तो देयर वाज अ गोल डिस्कस्ड इन दिस समिट, जिसमें कहा गया कि बाय 2022 में वर्ल्ड का जो वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है उसको डबल करने की बात की गई, कि हम चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाए। ओके, एंड ऑब्वियसली इंडिया जो है उसने, इट बिकेम अ सिग्नेटरी, एंड उसने ये जो टारगेट है वो उसने 4 साल पहले ही अटेन कर लिया था, इसको अचीव कर लिया था। तो एज इंडियंस वी शुड से दैट वी डिड इट। ओके, तो बाय 2018 में इट वाज ऑलरेडी द डबल, हमने 4 गुना और मैंने हमने उसको बढ़ावा दिया और हमने उस टारगेट को कंप्लीट किया। ओके, आगे बढ़ते हैं कि वाई टाइगर मैटर्स। ओके, सबसे पहले मैं कहना चाहूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब फूड पिरामिड की भी बात आती है, तो प्रे का जब भी बात आता है तब लायन, टाइगर, ये सब के बारे में हम बोलते हैं, इट्स वेरी कैजुअली वे सेइंग या इट्स लायन, इट्स टाइगर, है ना। प्रेडिटर की जहाँ बात आती है, अगर यू नो व्हाट आई मीन। ओके, तो सबसे पहले ये जो फूड पिरामिड में भी इनका, मैंने प्रेडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जैसे पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में, आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको पता होगा कि फूड चेन में हर एक एलिमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट प्रेडिटर का एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो सबसे पहले वही रेगुलेट्स हर्बीवोर पॉपुलेशन, क्योंकि अगर इनका पॉपुलेशन घट जाएगा तो हर्बीवोर का जो ग्रास ईटिंग और जो वेजिटेबल्स ईटिंग जो जो भी एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिसके वजह से ओवर ग्रेजिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है, जिनके वजह से डेजर्टिफिकेशन हो सकती है। और डेजर्टिफिकेशन के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमें तो इम्पैक्ट करेगा, साथ साथ में ये और भी बहुत सारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। ओके, अम्ब्रेला स्पीशीज, protecting one tiger automatically protects 10,000 hectares of forest, safeguarding coexisting biodiversity and major rivers and water aquifers। तो यहाँ पे बस यही बताया गया है कि अगर टायर नहीं, सॉरी, टाइगर को अगर हम कंजर्व करते हैं, उनको बचा लेते हैं, उनके पॉपुलेशन को घटने से बचा लेते हैं, तो इसके वजह से बेसिकली क्या होगा कि जो बाकी डाइवर्सिटीज है, बायोडाइवर्सिटीज है, वो सस्टेन करेगी, इट विल बूस्ट ऑल्सो। तो ये हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का जो इंक्रीजिंग है, कंजर्वेशन है, एंड इकोलॉजिकल सिस्टम को एक बैलेंस पे रखना है, तो उस चीज को करने में टाइगर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, एंड अगर हम ये बात बोलें तो एक्ट एज अ पावरफुल सिंबल फॉर कंजर्वेशन, मोबिलेशन, इंटरनेशनली फंड्स, इको टूरिज्म, एंटी पोचिंग फोर्सेस एंड पब्लिक एनवायरमेंट पॉलिसी। ये इकोसिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसमें तो हमने देख ही लिया। साथ साथ में अगर हम बात करें इको टूरिज्म की, इंटरनेशनल फंडिंग की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल बन जाता है, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ओवरऑल एस्पेक्ट्स में। ओके, तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए टाइगर्स मैटर। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी कोई एनिमल मैटर नहीं करता, बाकी एनिमल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट
tigers are more important because they have different aspects which affects our life directly, so we should keep this in mind. Okay, जैसे मैंने पिछले कुछ मॉड्यूल में भी ये बोला कि वेन एवर यू स्टडी, स्टडी इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ूंगी, नहीं। अगर वो उसका कोई रिलेशन हिस्टोरिकल इवेंट से है, अगर पोचिंग जैसे एनिमल के बारे में पढ़ा, पोचिंग लॉज के बारे में पढ़ा जो कब बने थे, हो सकता है कोई प्री इंडिपेंडेंस बने हो, तो फिर वो हिस्ट्री से कनेक्ट हो जाता है, फिर क्या क्या एस्पेक्ट थे। तो आप देख रहे हैं कैसे मल्टी डायमेंशनल एक छोटी सी टॉपिक हो जाती है। तो अगर आप ये मल्टी डायमेंशनल पे काम करेंगे ना, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो वो चीज करना आप चालू करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा शेयर इंडिया का है। एज यू कैन सी 75% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन में इंडिया का साझेदारी है कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है टाइगर्स का यहाँ पे। बाकी अगर फॉलो करें तो रशिया, नेपाल, भूटान आ जाते हैं, फिर साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर रेंज नेशनल्स ये सब आ जाता है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने का, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, सो वी शुड ऑल्सो सेलिब्रेट इट एज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट वी सी गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल हाउ थिंग्स वर्क। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर was launched in 1973, जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क में 9 रिजर्व्स को लॉन्च किया गया एंड कोर बफर स्टेट्स नहीं, बफर मॉडल को भी एस्टैब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया। बफर, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, अगर ये कोई बायोडाइवर्सिटी एरिया है तो इसके इर्द गिर्द एक एरिया बनाया जाता है, ताकि अगर यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे कुछ है, तो वो इंटरफेयर ज्यादा ना करें, ये ज्यादा इंटरफेयर ना करें। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए बफर स्टेट्स, बफर एरियाज बनाए जाते हैं, बफर की तरह वो काम करते हैं। ओके, अगर हम बात करें, अगर हम आगे बढ़े तो 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, वाज फॉर्म्ड, जिसमें ये सब चीज इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी एक्ट इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1972 के तहत ये एक्ट आया था एंड उसके बाद फिर इसको बना दिया गया। ठीक है, 2010 में टेक शिफ्ट यानी कि कुछ एप्स बनाए गए, टेक्नोलॉजी को इनपुट दिया, टेक्नोलॉजी को इन्फोर्स किया गया इसमें कि अब टेक्नोलॉजी की भी यूज होगी, ताकि हम जो टाइगर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान दे सकें, उस पे हम ज्यादा फोकस कर सके। तो एक ऐप बनाया गया। ओके, कैमरा ट्रैप डबल एंड सैम्पलिंग सेंसस मेथडोलॉजी। तो दीज आर फ्यू ऑफ द टेक्निक्स जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया, ताकि वो बढ़ सके, इनका कंजर्वेशन ज़्यादा हो सके। ओके, अगर हम 2023 के बात करें तो इट्स अ गोल्डन जुबली, 50% ऑफ 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर हो चुका है। ओके, एंड इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। ओके, यही सब पूरा एक देर इज अ माइलस्टोन, दिस इज द एवोल्यूशन कि किस तरीके से कहाँ चालू हुआ, कहाँ तक अभी हम हैं। एंड अभी बेसिकली पॉपुलेशन जो है इट इज मोर देन 36,000। यहाँ पे हमने कहा 36,008 30 सॉरी 3600 एंड 82 टाइगर्स आर राइट नाउ इन द पॉपुलेशन। एंड इसका यही मतलब है कि हमने जो ग्रेजुअली इस पे काम किया है, these frameworks actually worked for us, and ये इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना एक्सपोनेंशियली अच्छा था कि बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल एंड टेक इंटरवेंशंस, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी, अंडर विच एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी थी। ओके, एंड स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। तो ये मिनिस्ट्री इसके अंडर थी, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि अभी हम एक टाइगर का एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ही कुछ स्टेप्स डाले हैं, बिकॉज चूंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है टाइगर का,
तो जो वो टाइगर रिजर्व्स हैं उसके बाउंड्री को भी वो क्रॉस कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हो रहा है। एंड इसी सब चीज को टैकल करने के लिए एक एक न्यू बनाया गया है, एक न्यू बॉडी टाइप भी बनाई गई है, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बॉडी हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, एंड कोर बफर स्ट्रैटेजीज बफर क्रिएट करते हैं ताकि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल एंड इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल ना हो, ताकि अच्छे तरीके से वो खुल के एक अपने हैबिटेट में वो आराम से रह सके, ठीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इस ऐप के बारे में पहले भी मैंने आपको बोला, ठीक है। जीपीएस बेस्ड मोबाइल ऐप फॉर फॉरेस्ट गार्ड पेट्रोलिंग, इंटेंसिटी मैपिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस मॉनिटरिंग। बेसिकली क्या है कि अगर हमें कंजर्व जब भी कोई एनिमल को करने की बात आती है तो सबसे पहले वी शुड असेंबल द ऑफिशियल्स जो उनमें रिलेटेड है, मैंने जो उनसे रिलेटेड है, जैसे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हो गए, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए। तो ये सब जो ऑफिसर्स हैं इनसे रिलेटेड यू नो इन 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 इनसे रिलेटेड ये ऐप है। एंड it's very important for the integration of all the people when it comes to ecosystem, okay? It's not a single responsibility. Double sampling combines spatial ground surveys with extensive camera trapping and stripping patterns recognizing algorithm, okay? So this is the technology। यहाँ पे अलग अलग सर्वेज हो रहे हैं, कैमरा टैप ट्रैपिंग एज इन की कैमरा के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है टाइगर्स को, है ना। एंड एल्गोरिदम किस तरीके से हम जब भी टाइगर्स में बहुत सारे अलग अलग देर इज व्हाट डू यू से कि अलग अलग टाइगर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो अलग अलग स्ट्राइप होते हैं वो पैटर्न्स, तो उसी के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, ओके। अब हम देखते हैं कि इंडिया कैसे ग्रोथ किया, सेंसस ये पूरा है, आप प्लीज इसको एक बार देख लें। अगर आपको मन है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। 2006 में देयर वाज 1411 पॉपुलेशन, फिर 1700 हो गए, फिर 2200 हो गए, फिर 2900 हो गए, फिर 3600 हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यही देखा कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेट स्टेडी एनुअल ग्रोथ, ओके। एंड सबसे ज्यादा ग्रोथ मध्य प्रदेश में हुआ है विथ 785 ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। मूविंग ऑन, ये कुछ स्टेट्स के बारे में डिटेल्स है कि हम लोग मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप कॉरिडोर है ये, ठीक है। उत्तराखंड, ये सब अलग अलग जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बाय द एरिया इन इंडिया। तो ये सब सुंदरबंस के बारे में है, कॉर्बेट के बारे में है। तो ये सब जो पूरा है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पीपीटी चाहिए हम आपको भेज देंगे, आप अगेन मैं वही सेम चीज़ नहीं रिपीट करूंगी, यू नो व्हाट आई मीन, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ देर आर सम प्रॉब्लम्स, देर आर सम चैलेंजेस एंड थ्रेट्स। सबसे पहले, इवन दो पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटीज इंटायरली रुक गई है, नहीं। तो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बताया, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि हमेशा जब भी एनवायरनमेंट की बात आएगी, कंजर्वेशन की बात आएगी, तो हमेशा उसका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये चीज, ये वाला जो पॉइंट है वो इसी पे डिपेंड, इसी पे बात कर रहे हैं। जैसे बोला था मैंने, रिवर लिंकेज, इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट्स हैं, इट इज गुड फॉर वाटर शेयरिंग, बट वो एनवायरनमेंट पे तो इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इनफैक्ट ये बेतवा इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंकेज, जो जो 2-3 बार पेपर में आ चुका है। आप प्लीज इसको भी जाके डिटेल में पढ़ लें। अगर आपको इसके बेसिस पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दें, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ओके। सो वो हो गया। सेकंड, अगर हम बोले तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर ह्यूमन के अगर कोई भी एनिमल अगर आपके सेटलमेंट के पास आता है तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि उसको मार दो, राइट। तो उसके वजह से पॉपुलेशन फिर डिक्लाइन हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं, पोचिंग बहुत लोग कर सकते हैं इस चीज को लेके, ठीक है। इलीगल किलिंग हो सकता है, इलीगल यू नो एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके।
लाइफ स्टॉक को वो लोग खा जाते हैं। आप पोचिंग सोचते हो, जो मैंने अभी बोला कि पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, वो भी एक पॉइंट है। इट इज एक्चुअली अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये जो इलीगल ट्रेडिंग है ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, नॉट जस्ट टाइगर्स, पाइथन्स, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, सो दीज आर ऑल्सो फ्यू ऑफ द एनिमल्स विच आर वेरी कंसर्निंग कि हाँ, ये इलीगली ट्रेड हो जा रहे हैं। एंड उनके बहुत लोग इनको शौकिया पाल लेते हैं या जो भी है। तो उनके वजह से, ये चीज के वजह से ये हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ही ज्यादा खराब है। ओके, वाइल्ड एनिमल्स का एक हैबिटेट होता है, आप चाहे कितना भी उसे प्रोड्यूस करना चाहो, कितना भी उसे क्रिएट करना चाहो, आप नहीं कर सकते। तो वो चीज भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ओके, रीजनल डिक्लाइंस वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट। रीजनल डिक्लाइन वेस्टर्न घाट्स, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इनफैक्ट आज भी वो पेपर में था वो टॉपिक, वेस्टर्न घाट्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ इको जोन्स, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स। तो वही है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो उस हिसाब से भी स्टेट चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सेंटर चाहता है कि इसको हमें कंजर्व करना चाहिए बिकॉज बहुत हॉटस्पॉट है ये बायोडाइवर्सिटी का। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके वजह से भी माइनिंग हो रहा है, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से वेस्टर्न घाट्स डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वे फॉरवर्ड हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ब्लैक कैट अलायंस, एज आई टोल्ड यू, अलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कंजर्विंग द एनवायरमेंट। ठीक है, एंड ये बेसिकली लॉन्च्ड बाय इंडिया टू कंजर्व 7 बिग कैट्स अक्रॉस 97 रेंज नेशंस थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड फंडिंग। ओके, ये तो आपको इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कम ऑन, राइट। प्रमोटिंग कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ग्लोबल, बेसिकली यही है कि इंडिया ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, साथ साथ में बहुत सारा इंटरनेशनली भी बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस हैं विच आर वर्किंग ऑन इट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उन उसी क्या बोलते हैं, इसी पे कि टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। Ministry of Environment, Forest and Climate Change has launched the Tiger Outside Tiger Reserve initiative। सबसे पहला बात कि टाइगर आउट ऑफ टाइगर का, टाइगर रिजर्व का जो ये इनिशिएटिव है, बेसिकली कंजर्व tigers in landscape beyond protected areas while ensuring human in tiger coexisting। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि कर्नाटका में देर इज अ ट्राइबल सोगिल, ये ट्राइबल ने ये प्रूव किया है कि वाइल्ड लाइफ के साथ जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है इसको कितने हद तक कम करना है। तो ये केस स्टडी है, इफ यू वांट यू कैन रीड इट योरसेल्फ, और नहीं तो अगर आपने रीड कर लिया तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये जो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस इनिशिएटिव को लेकर के ये मिनिस्ट्री ने इसको किया है। बैकग्राउंड बेसिकली 70% ऑफ इन वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर, एज वी सॉ बिफोर, कि किस तरीके से इंक्रीज हो गया ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर, क्या इंक्रीज हुआ प्रोटेक्टिव, एज यू कैन सी प्रोटेक्टिव एरियाज अंडर। तो वही हमने देखा कि किस तरीके से क्या क्या मेजर्स हुए टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में, रिजर्व्स बढ़ा दिए गए कितने परसेंटेज पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज टाइगर आउट ऑफ टाइगर रिजर्व। 35 out of 40% of India's tiger now live outside tiger reserve। As I told you कि population बढ़ने के कारण साथ ही साथ animals को उतना बाउंड्री का माइंड में नहीं रहता। बाउंड्री इज मैन मेड, इट्स नॉट नेचर एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली यही है कि टाइगर्स अपने जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनसे बाहर निकल के रहने लग जा रहे हैं। ठीक है, एंड बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो कोर हैबिटेट है वो तो या तो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल जो फंक्शनल जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है वो भी थोड़ा हद तक कम होते चले जा रहे हैं। एक्सपेंशन इनटू रिजर्व फॉरेस्ट एग्रीकल्चर फील्ड एंड विलेज लैंडस्केप, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ टाइगर की आबादी बढ़ रही है, हम ह्यूमंस भी अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से हमें भी ज़्यादा लैंड चाहिए। तो उसके वजह से फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा हो जाती है, आपको रहने के लिए जगह के लिए लैंड चाहिए। तो वो भी एक रीजन है इन दोनों का सैचुरेट होने का। ओके,
and rise interaction between human resulting into human fertilities, livestock लाइव का वो खा जा रहा है लाइव स्टॉक्स को, ठीक है, क्रॉप डैमेज हो जा रहा है और पब्लिक एंजाइटी हो जा रही है। ये सब प्रॉब्लम्स को हमें फेस हेड ऑन करना बहुत ज़रूरी है। पिछले में भी हमने जो चैलेंजेस देखे थे उनमें से ये पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी लेकर के उसके मेंस के, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि पूछ सकते हैं आपसे कि वाइल्ड लाइफ का क्या, मैंने ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हाउ टू रिजॉल्व इट, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये सब आंकड़े आप दे सकते हैं अपना पेपर को अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि साइंटिफिकली ग्राउंडिंग करना है, एक लिंक बनाना है, कनेक्टिविटी करना है अलग अलग लैंडस्केप्स के बीच में, ठीक है। एंड जो ह्यूमन टाइगर का जो को एग्जिस्टिंग है, इस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा बढ़ावा देना है, हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए इस मामले में कि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी एनहांस हो जाए, वी आर स्टिल यू नो एन अ पार्ट ऑफ नेचर, वी आर एग्जिस्टिंग इन नेचर एंड वी शुड नॉट, हम लोग को नेचर को हैम्पर नहीं करना चाहिए, ओके। तो बेसिकली वही है कि रिएक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से प्रोएक्टिव टेक्निक ड्रिवन पे जाना चाहिए। वही है कि कॉन्फ्लिक्ट को हमें कम करना है, हमें दोनों को सेफगार्ड करना है, टाइगर पॉपुलेशन को भी सेफगार्ड करना है, ह्यूमन पॉपुलेशन को भी सेफगार्ड करना है। आगे बढ़ते हैं तो इम्प्लीमेंटेशंस की अगर देखें तो बेसिकली टीओटीआर एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। बेसिक फाइंडिंग ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2022 के फाइंडिंग के एस्टिमेट पे ही टीओटीआर का फॉर्मेशन हुआ है, इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया गया है। कवर्स 40 फॉरेस्ट डिवीजन अक्रॉस 9 स्टेट्स, प्लीज रिमेंबर ये 9 स्टेट्स में ही अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है, ये फुल कवरेज नहीं है इसका, ठीक है। एंड दीज आर फ्यू ऑफ द स्टेट्स, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, ये कुछ स्टेट्स हैं एज यू कैन सी जिनमें फॉरेस्ट डिविजन्स किए गए हैं टीओटीआर के इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे, ओके। देयर आर टू पिलर्स, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट म्यूटिगेशन, हमें जितना से जितना कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करना है, रेस्क्यू ज़्यादा करना है, ये पूरा है। बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम होने चाहिए, इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्ट्रेंथ इन फील्ड प्रोटेक्शन, फील्ड का जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योर होना चाहिए, ओके। अगर हम देखें लॉन्ग टर्म को एग्जिस्टिंग, तो ये एक एक्चुअली में मैं हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोलती हूँ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व कर सकें। अवेयरनेस प्रोग्राम भी एक तरीके से है कि हम ये जान सके कि ह्यूमन और एनिमल को एग्जिस्ट कर सकते हैं इफ वी कोऑपरेट, ओके। टाइमली कॉम्पनसेशन फॉर लॉसेस, बिल्डिंग ट्रस्ट विद लोकल कम्युनिटीज, वहाँ के रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज है उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड करें, ठीक है। लैंडस्केप गवर्नेंस, वहाँ पे लोकली जा करके गवर्न करें, ना कि गवर्निंग फ्रॉम द टॉप। यू शुड गो टू द ग्राउंड ग्रास रूट लेवल, आपको पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो वही कैमरा ट्रैप्स हो गए, जीपीएस मॉनिटरिंग हो गया, उन्हें देखने, उनको मॉनिटर करने का, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने का। ड्रोन्स के थ्रू अगेन ऑब्जर्वेशन, एआई कैन बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड हम साथ साथ में उन्हें कंजर्व करने के लिए भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं एआई के थ्रू। अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर कुछ होने वाला है तो उस हिसाब से एक वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए कि अगर उसको क्रॉस कर दिया तो देयर शुड बी एन अलार्म। इट्स जस्ट एन आइडिया, राइट? बिकॉज आइडिया इज समथिंग दैट डजंट हैव बाउंड्री, यू कैन गेट एनीथिंग। आप इनफैक्ट अपने मेंस आंसर राइटिंग में अगर वे फॉरवर्ड में आप अपना आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करते हो, अपना सोल्यूशंस देते हो, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन देन पढ़ा पढ़ाया दे दिया। अपना दिमाग जितना यूज करते हैं उतना ज्यादा बेटर होता है, ओके। डेटा ड्रिवन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये पूरा ये टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट हो गया। अगर हम लोग स्टेट वाइज अगर देखें कि स्टेट्स का क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग के नाम पे हमें इन इन पर्सनल्स, इन टीम को, जो टीम्स होती हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, उन सबको ट्रेन करना चाहिए।
और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जल्द से जल्द कॉम्पनसेशन हो सके, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इफेक्टिवली रिजॉल्व हो सके और कम्युनिटी एंगेज कर सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस पे। तो बात करते हैं, सॉरी, एक्सपेंस कंजर्वेशन बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरिया। ये बात मैं पहले भी बोल रही थी, अभी भी बोलना चाहूंगी। दिस इज जस्ट अ रिपीटेड, होल स्लाइड इज वेरी, दीज आर वेरी रिपीटेटिव टॉपिक्स बिकॉज हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए शायद से मैं तो फास्ट जा रही हूँ। अगर आपको लगे तो आप प्लीज इसको मतलब एडजस्ट कर लेना। ओके, चलिए। हाँ, सिग्निफिकेंस बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनसे हम लोग थोड़ा रेडार बढ़ाएं। ठीक है, हम अलग जैसे जैसे इकोलॉजिकल जोन्स हो गए, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ये सबको कनेक्ट कनेक्ट करके वी कैन थॉट ऑफ ए कॉमन एरिया, जहाँ से अगर इस कनेक्टिविटी को कर देंगे तो फिर ये यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, इनके लिए भी थोड़ा फ्रीडम हो जाएगा, है ना। स्ट्रेंथन लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन, सपोर्ट इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी थ्रू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, जैसे मैंने अभी बताया नेशनल पार्क एक एग्जाम्पल मैंने दिया, वैसे ही आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, contribute towards India's commitment under global tiger recovery program, and बाकी सब जितने भी हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जो फ्रेमवर्क्स हैं जिसका इंडिया एक सिग्नेटरी है, तो उसको भी हम थोड़ा सा मैंने इंडिया एक कंट्रीब्यूशन की तरह करना चाहता है। तो ये सब चीज को अगर हम एड्रेस करेंगे तो फिर जो TOTR है, इट्स इनिशिएटिव जो ये सारी चीजों को एक तरीके से एड्रेस करता है। ओके, मूविंग ऑन। चैलेंजेस अब क्या है, बेसिकली ये है कि अब अगर हम लोग को ऐसा लिंकेज करना है या फिर हमें कुछ एक्सपैंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, अगर कुछ लोगों का करना है। तो सबसे पहले बात है कि कॉम्पनसेशन इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम जो कोई भी इनिशिएटिव या कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में होता है। ओके, दूसरा हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। एंक्रोचमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़्यादा हम लोग का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फिर एग्रीकल्चर लैंड्स इंक्रोच हो सकते हैं, बाकी सेटलमेंट्स इंक्रोच हो सकते हैं, वट एवर इट इज। ओके, पब्लिक रेजिस्टेंस इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज, लिमिटेड मैन पावर एंड रिसोर्सेज, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू टैकल अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, it's very important, it's very easy to say कि we will implement this, we will implement that, but what about the infrastructure, what about the drawbacks and the challenges जो हम face करते हैं while implementing it। ठीक है, and balancing development with conservations। okay, वही मैंने बोला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये दोनों के बीच में टेसल रहता ही है। ओके, वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो मैंने ये सब चीज़ हम फिर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और हैबिटेट को कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर दें, टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर दें, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन हो जाए, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन हो जाए, टाइम एंड ट्रांसपेरेंसी हो जाए। तो ये सब टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज गिव इट अ लुक एंड देन आई विल मूव ऑन। ओके, ओके, अब अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लेते हैं व्हेन इट कम्स टू TOTR के नाम पे। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट, इट एम्स टू प्रमोट लैंडस्केप बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरियाज व्हाइल रिड्यूसिंग ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। सो आई गेस इट्स करेक्ट, या इट्स करेक्ट। दूसरा है, द इनिशिएटिव इज बियॉन्ड इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि देर इज अ ट्रिक एक्चुअली, कि अगर ऑल, ओनली, नन, ये सब कुछ वर्ड्स यूज होते हैं ना, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट होल लाइन, इट इज मोर प्रोबेबली कि वो गलत हो सकता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमें इसके बारे में पता है कि सिर्फ 9 स्टेट्स में ये अभी तक में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसीलिए ऑल टाइगर रिजर्व में दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, द इनिशिएटिव एम्फेसिस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज कैमरा ट्रैप्स, ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो यस दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इट्स ए। ओके, तो यस, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, आई होप आप ओके हैं, आप ठीक हैं। ओके, एंड प्लीज बी हाइड्रेटेड, प्लीज डोंट बी डिहाइड्रेटेड।
ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, योगा करिए, हेल्दी रहिए। तो ये मेरे को कुछ बोलना था। ओके, चलो। सो मूविंग ऑन, एयरपोर्ट एयरलाइन क्रॉस ओनरशिप इन इंडिया। इंडिया का जो पहले पॉलिसी था, अब वो अपना पॉलिसी चेंज करके क्रॉस ओनरशिप पे जा रहा है। सॉरी, क्रॉस ओनरशिप पे ये जा रहा है। ओके, अब ये जो क्रॉस ओनरशिप है, बेसिकली अगर हम देखें तो इंडिया का पॉलिसी पहले जो था और अब जो है वो चेंज क्यों आ रहा है, व्हाई द रीजन, तो वो चीज़ हम सब इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट जान ले। इंडिया इज रिव्यूइंग एयरपोर्ट एयरलाइन क्रॉस ओनरशिप नॉर्म्स टू बूस्ट एविएशन ग्रोथ। हम सबसे पहले चाहते हैं कि बेसिकली जो टायर 2 टायर 3 सिटीज है उनके बीच में भी कनेक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि, क्योंकि इंडिया बेसिकली एक, इंडिया इज इन नीड विद दीज पॉलिसीज, क्योंकि एस्पिरेशन ऑफ द पीपल आर चेंजिंग। ओके, तो एविएशन ग्रोथ हो गया, वेयर कंपटीशन हो गया, और रेगुलेटरी न्यूट्रलिटी हो गया। ओके, हम नहीं चाहते हैं कि अगर एक कॉमन ओनरशिप हो या फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला जो मॉडल हम अगर कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि कंपटीशन बहुत कम हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, मोनोपोली एस्टैब्लिश होने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन, इट इज़ प्रोन टू बिकम, राइट। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको डील करना चाहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इंडिया इज रीथिंकिंग इट्स रूल्स, व्हाट इज द रीजन। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज रिव्यूइंग दिस नॉर्म्स, एंड मेन बेसिकली क्या है, ये हुआ था अडानी ग्रुप और एम्बरेरर मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बीच में, इनके बीच में जो MOU साइन हुआ था, बेसिकली इट वाज 27 जनवरी 2026। इसी साल के स्टार्टिंग में जब हुआ तो डिबेट चालू हुआ कि शुड वी क्रॉस ओनरशिप की, फिर बात आई कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं। ओके, existing rules aim to keep airports neutral, है ना। बेसिकली क्या होता है कि whenever there is a common ownership या फिर एक सिंगल ओनरशिप रहता है या कॉमन ओनरशिप रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, तो कंपटीशन तो घट ही जाता है, साथ साथ में न्यूट्रलिटी नहीं रहती है, ज्यादा प्रोन होते हैं करप्शन के तरफ, या फिर कनेक्शन के थ्रू किसी को कोई चीज, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, तो वो चीज के को लेकर के ये है। ओके, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए ये वाला नॉर्म्स को डाला जा रहा है। तो बेसिकली द रीजन इज बिहाइंड रीथिंकिंग इस, सबसे पहले ये जो MOU साइन हुआ, एंड इसके वजह से वी वांट कि एक न्यूट्रल सर्विस प्रोवाइड हो, एक न्यूट्रल सर्विस प्रोवाइड हो, और दूसरा रीजन कि फेयर कंपटीशन रहे, और मार्केट जो है इट इज फेयर। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए मोनोपोली की वजह से देर इज अ बायसनेस, दैट शुडंट हैपन। अगर हम लोग क्रॉस ओनरशिप को थोड़ा डिस्कस करें, तो बेसिकली यही है कि क्रॉस ओनरशिप मींस दैट एन एयरपोर्ट ऑपरेटर ओनिंग एन एयरलाइन और वाइसा वर्सा। बेसिकली क्या है कि दो तीन और माने देर वोंट बी अ सिंगल प्लेयर, देर वुड बी मल्टीपल प्लेयर। ओके, व्हेन इट कम्स टू ओनरशिप। ओके, प्रोवाइड essential infrastructure competing to use it। कॉमन ओनरशिप में बेसिकली क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो जाता है, और उतना ज़्यादा इसका बेसिकली कमर्शलाइज होने का प्रॉफिट गेनिंग ये सब माइंडसेट हो जाता है थोड़ा सा। ओके, मोस्ट कंट्रीज रेगुलेट सच ओनरशिप टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली क्या है कि अगर क्रॉस ओनरशिप रहेगा तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बरकरार रहेगा, rather than thinking commercially, there's a difference, right? And basic इनका objective is to ensure a level playing field for all airlines। it should be an open market, and ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल फेयर मार्केट को इंश्योर करता है। ठीक है, इंडिया के जो अभी एग्जिस्टिंग रूल्स है वो क्या क्या चीज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्ट्स आर प्रिस्क्राइब थ्रू एयरपोर्ट कंकशन एग्रीमेंट्स।
Airline ownership in major PPP airport is usually capped. There is a restriction कि 10% से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए ये कैप, अगर ओनरशिप की जहां बात होती है। बेसिकली क्या है कि दिस इज रिलेटेड टू कि स्टेक होल्डर्स अब ज़्यादा हो जाएंगे। पहले क्या था कि स्टेक होल्डर्स बहुत लिमिटेड थे, कम थे। अभी क्रॉस ओनरशिप की वजह से ये जो स्टेक होल्डर का जो पूरा अमाउंट है, इट वुड बी मोर देन 10%। पहले इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड, 10% से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। एंड वही है कि यू कैन नॉट एक्वायर, है ना, सिग्निफिकेंट, ये रिस्ट्रिक्ट था। एंड रूल्स प्राइमरी अप्लाइड ऑन दिल्ली, मुंबई, नवी मुंबई एंड जेवार एयरपोर्ट्स। ठीक है, एज आई रिपीट, एंड इस स्लाइड में भी फिर से वही बताया गया है कि न्यूट्रलिटी को बेसिकली बूस्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, वाई गवर्नमेंट कंसिडरिंग अ पॉलिसी शिफ्ट, क्यों पॉलिसी चेंज करना है? सबसे पहले, प्राइवेट investments is required to meet India's rapid growing air traffic. एयर ट्रैफिक बेसिकली मैंने आपको बताया कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी दे वांट टू, इस चीज को हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट्स हो, ये जो एयर ट्रैफिक है ये घट जाए। ओके, हमें न्यू एयरलाइंस को एनकरेज करना है। ठीक है, ताकि हम पहली बात तो कंपटीशन को एनहांस कर सकें। ओके, स्ट्रेंथन रीजनल कनेक्टिविटी, टायर 2 टायर 3 सिटीज को कनेक्ट करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात जो है कि मेक इन इंडिया को हम प्रमोट करें। बिकॉज हो बेसिकली होता क्या है कि मेक इन इंडिया इज एक्चुअली स्कीम, अ मिशन, आप कह लो इस चीज को। एंड इसको प्रमोट करने में ये जो रूल्स के जो चेंज है, इसके वजह से क्या होगा कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है, एयरलाइन ट्रैफिक को इंक्रीज करने की जहाँ तक बात है, वो सब को वो टैकल करता है। एंड कोई भी प्रपोजल को फाइनलाइज करने से पहले स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या है। ओके, व्हाट इज इन फॉर इंडिया, पोटेंशियल बेनिफिट्स। अब हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमी बूस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। दूसरा ये कि इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, मैनी इम्प्रूव एफिशिएंसी। एंड बेसिकली क्या है कि इसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ने के वजह से एफिशिएंसी देखने को मिलती है, पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस इंक्रीज होते हैं, एंड ये सब चीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बेटर फाइनेंशियल वायबिलिटी, तो ये भी चीज देखा जाता है कि फाइनेंशियली भी इट विल बूस्ट आवर कंट्री। एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में बूस्ट हो जाएगा, मेक इन इंडिया विल बी प्रमोटेड। ओके, एंड इंडिया का जो ग्लोबल एविएशन हब है उसमें इंडिया का एक पोजीशन होगा। बेसिकली ये लिंक हो जाता है इंडिया एज अ विश्व गुरु। ओके, कहा गया है ना @47 तक। तो ये जो बात है, दिस इज अलाइनिंग विथ मेक इन इंडिया, दिस इज अलाइनिंग विथ विश्व गुरु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रिस्क एंड चैलेंजेस। इवन दो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, इंडिया पॉलिसी चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स जो हमने डिस्कस करा, लेकिन साथ साथ में प्रॉब्लम्स ये है कि इसमें भी करप्शन हो सकता है, इसमें भी फेवरेटिज्म हो सकता है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बेसिकली कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड, इवन दो इट्स बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट देर आर सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट वुड बी लीक्ड, जो कि हो सकता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी को भी थोड़ा थ्रेटन में डाले। ठीक है, मार्केट कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, जो हम कह तो रहे हैं कि ये न्यूट्रल कर देगा, फेयर फेयर मार्केट है एंड एवरीथिंग वुड बी जस्ट डन एंड डस्टेड टाइप्स। बट बट बेसिकली क्या है कि मार्केट कॉन्सेंट्रेशन जो है, मार्केट भी सैचुरेट हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी देयर। सो ये सब कुछ रिस्क्स हैं। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट, एंड साथ साथ में व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग अ स्कीम, हमें सबसे पहले रिसर्च बहुत सारा करना चाहिए। वी शुड नो कि हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड रिसर्च एंड एवरीथिंग। ओके, तो
ये सब कुछ तो पॉइंट्स है जो इंडिया ने देखा है कि सिंगापुर, कतर, यूएई, दे आर एक्चुअली यू नो इन द मॉडल, एंड गवर्नमेंट ओन्ड, मतलब जो एयरपोर्ट्स हैं ये सब कंट्रीज ज़्यादातर ये काम कर रही है। ओके, बेसिकली वही है कि इसके थ्रू हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये जो मैंने अभी बताया है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं, उसको ये लोग उसको कॉम्बैट कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट रेगुलेशंस को ला सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, नाउ इफ वी टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड बैलेंसिंग, अगर हम बात करें फेयर कंपटीशन बैलेंसिंग व्हाट इज वे फॉरवर्ड, तो सबसे पहले चूंकि इंडिया बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करा था क्रॉस रेगुलेशंस, क्रॉस ओनरशिप को, तो रिलैक्स नॉर्म्स, दिस इज टू सेव गार्ड ट्रांसपेरेंट स्लॉट्स एलोकेशन होने चाहिए, जो करप्शन है उसको टैकल करना चाहिए, जो फेवरेटिज्म है उसको टैकल करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, सिर्फ एक ही अथॉरिटी शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन इट, इसमें दो तीन और अथॉरिटीज को एंगेज करें, ताकि हमें एक एक रिसर्च, यू गेट टू नो कि इसमें क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। एंड देर इज अगर जैसे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए इट रियली हेल्प्स, एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स, कम कंपटीशन को प्रमोट करता है। वे फॉरवर्ड हम एक बार देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं सारा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। ये एक मेंस का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको आप सॉल्व करें। ओके, अगर आपको लगता है तो हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड विल डिस्कस इट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की जहां बात आती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इट इज रिलेटेड टू टॉक्सिक पोल्यूशन, पोल्यूशन इन एजुकेशनल स्फेयर। इसमें मैं एक चीज बता दूं कि इस आर्टिकल के थ्रू हमें ये पता चला कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, वो ये जो पोल्यूशन है, टॉक्सिक पोल्यूशन है, इसको बहुत ज्यादा हद तक ये वाली कंट्रीज इफेक्ट हो रही है। ओके, एंड बेसिकली ये इफेक्ट इसीलिए हो रही है क्योंकि अर्बन सिटीज जो बन रहे हैं, दे आर सैचुरेटेड। इसमें ही अगर हम लोग अर्बन सिटीज का अगर बात करें, तो यहाँ पे स्कूल्स है 5 किलोमीटर के रेडियस में, टॉक्सिन टॉक्सिन साइट्स भी इतने ही दूर में है, एंड इसके वजह से वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। लेड जो कि हमारे धरती में एक कोर में पाया जाता है, इट इज ट्रू, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये हमने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन के थ्रू वो सेडी मैंने नीचे नीचे हैवी मेटल्स टू द कोर, लाइटर मेटल्स मेटल्स नियर द सरफेस, तो वो चीज़ हमने पढ़ा है। तो लेड जो है, इवन दो वो हमारे धरती के लेयर्स में पाया जाता है, बट स्टिल अगर हम देखें तो लेड जो है, इट इज अ वेरी कंसर्निंग एलिमेंट, इट इज अ वेरी टॉक्सिन एलिमेंट, जो कि ब्रेन को स्लो कर सकता है, हार्ट, देर वुड बी नो सिम्टम्स एंड अचानक से हार्ट अटैक आ जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दीज दिस थिंग। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है 90% ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन न्यू दिल्ली, बेसिकली न्यू दिल्ली भी इसमें शामिल है, एंड न्यू दिल्ली में तो 90% तक ये टॉक्सिन पाए जाते हैं, और पाए भी कहाँ जाते हैं, नॉट इवन विद इन 5 किलोमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स उतने अफेक्टेड नहीं है जितने प्राइवेट स्कूल्स अफेक्टेड है। ये भी चीज इस पूरे आर्टिकल में दी हुई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इसका पूरा एक इंट्रो हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाई इज इट इन न्यूज? क्योंकि एक स्टडी ऑफ सेंटर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट ने एक ऐसा स्टडी इस टाइटल का निकाला कि टॉक्सिक साइट्स हैं, एंड ये एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की जहां तक बात करें तो ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ओके, तो इसमें यही बताया गया कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बच्चों बच्चों के ऊपर, उनके मेंटली, उनके ब्रेन पे ये टॉक्सिन कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, एंड उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एक्सपोजिंग चिल्ड्रंस टू हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं, क्या पता चलता है, तो सबसे पहले ये पता चलता है कि 2.84 लाख स्कूल्स आर
एक्चुअली अगर हम लोग देर आर 17 लो मीडियम इनकम कंट्रीज हैं जो कि ये स्टडी एग्जामिन करता है और कहता है इन 2.84 लाख स्कूल के बारे में। इसमें से ये बताता है कि 10% स्कूल्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, ठीक है। एंड ये जो अफेक्टेड हैं इनमें से आई टेल यू, ये न्यू दिल्ली से भी इसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, ओके। एंड न्यू दिल्ली में 90% है। एंड सेम थिंग लोकेटेड विद इन 5 किलोमीटर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड टॉक्सिन साइट्स, ठीक है। अर्बन स्कूल को अगर हम लोग रूरल स्कूल से कंपेयर करें तो अर्बन स्कूल में ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि अर्बन एरियाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है। जहाँ पे टॉक्सिन साइट्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनसे ज़्यादा कम डिस्टेंस पे ही स्कूल्स हैं। यही अगर हम लोग रूरल एरिया में देखें तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा इतनी सैचुरेटेड नहीं है, पॉपुलेशन उतनी नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। तो वो सब एक रीज़न बन जाता है कि क्यों अर्बन स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं व्हेन इट कंपेयर टू रूरल स्कूल्स, ठीक है। एंड अगर हम लोग प्राइवेट और पब्लिक में करें, जो मैंने पहले भी बताया आपको, तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, सॉरी, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड है पब्लिक स्कूल से, ओके। तो ये की फाइंडिंग है स्टडीज में। एंड मैंने आपको बताया कि दिल्ली, न्यू दिल्ली बीइंग द हाईएस्ट प्रपोर्शन अमंग द वर्ल्ड्स कैपिटल्स, जिसमें 90% प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये चीज़ हमने बता दिया। 91.2% ऑफ स्कूल्स इन न्यू दिल्ली, ये 5 किलोमीटर के इसमें एरिया में है। ये कुछ और सिटीज़ हैं जो इस स्टडी में बताए गए कि इसमें भी इतने लेवल पे हैं, लेकिन 91.2% इज अ लार्ज परसेंटेज। तो सॉरी, तो हमें पता है कि न्यू दिल्ली कितने हद तक इस पोल्यूटेंट्स के शिकार है। बेसिकली मेन पोल्यूटेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया आंकड़ा। अब हम लोग देखते हैं मेन पोल्यूटेंट्स बेसिकली है कौन। लेड जो सबसे ज्यादा तादाद में है इन पोल्यूटेंट्स की जब बात आती है तब। मर्क्यूरी, ओके। आर्सेनिक, कैडमियम, पैरासाइट्स पेस्ट सॉरी पैरासाइट्स नहीं, पेस्टिसाइड्स जो है ये बहुत ही ज्यादा हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। जैसे मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बोला कि पैरासाइट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज, तो उससे ये रिलेटेड है। एंड साथ साथ में दिस इज पोल्यूटिंग एंड दिस इज एक्चुअली कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन बॉडी, ओके। अगर हम देखें तो यहाँ पे मेजर सोर्सेज हैं कि किस हद तक। सबसे पहले तो हम एक लेड बैटरीज हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, लिथियम बैटरीज करते हैं, लेकिन लेड बैटरीज आर ऑल्सो वन ऑफ देम, मैंने नॉट वन ऑफ देम बट या इट्स यूज बैटरीज। तो लेड बैटरी के भी बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले इसका सोर्स ये है कि ई वेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से रिसाइकिल नहीं हो रहा है। लेड एसिड बैटरीज का भी रिसाइकलिंग बहुत ही इनफॉर्मल और बहुत ही सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना है कि ये जो रिसाइकलिंग का जो इनफॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि लो मीडियम इनकम कंट्रीज में देखी जाती है, वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एंड मैं बता दूं कि मैंने लो मीडियम इनकम कंट्रीज में हमारा इंडिया भी आता है, प्लीज नोट दिस, ओके। तो इसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक पॉइंट है ही, तो उस वजह से ही लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ही वजह से बेसिकली ये रिसाइकलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। एंड ये हमारे डेली यूजिंग थिंग्स में आके मिल जाते हैं, हमें पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। माइनिंग एंड स्मेल्टिंग अगर देखा जाए तो माइनिंग एक्टिविटीज, चूंकि मैंने आपको बताया कि लेड का प्रेजेंस, ये सब ये सब सारे जो टॉक्सिन्स हैं इनका प्रेजेंस हमारे अर्थ सरफेस में है, हमारे अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे भी है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑब्वियसली लेड पाया जाता है। तो बेसिकली वही है कि माइनिंग एक्टिविटीज होगी तो इनके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज के वजह से जो वेस्ट को ये लोग ऐसे ही रिलीज कर देते हैं, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इट्स अ वेरी कंसर्निंग प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड हमें इसको हेड ऑन फेस करना चाहिए, ओके। हमें ये देखना चाहिए एंड एज एस्पिरेंट्स हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अगर कल को हम कोई भी ऑफिसर बनेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे भी सामने आएंगी, जहाँ पे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की जहाँ पे बात आएगी।
जहाँ पे टॉक्सिन्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको भी हमें फेस कैसे करना है, इसकी भी एक एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, एक थिंकिंग होनी चाहिए इस चीज को लेकर। और इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप तो मैं क्या ही बोलूँ, देर इज दिस थिंग एंड वी ऑल नो दिस, कि इंडस्ट्रियल डंपिंग सिस्टम्स जो है इट इज वेरी इन बैड शेप। ओके, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने बोला लेड एसिड बैटरीज की अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो मेजर कंसर्न यही है कि सबसे पहले तो ये ऑटोमोबाइल्स, डीजल, ये सब, सोलर एनर्जी, टेलीकॉम बैकअप एंड विंड एनर्जी, ये सब चीज में ये बैटरीज यूज होती हैं एंड इनका रिसाइकलिंग ठीक से तो हो नहीं रहा है, एज वी कैन सी दैट, है ना। एंड अगर हम देखें तो 90% ऑफ द बैटरी वेस्ट रिपोर्टेडली एंटर्स द इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर्स। मैंने जो आपको बताया, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग ऑफन ब्रेक्स batteries manually and melt lead without adequate safety measures, contaminating air, soil and water. Okay, ये सब मेरे को आपको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देर आर फ्यू फ्रेमवर्क्स जिसकी वजह से हम टॉक्सिक वेस्ट को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, एंड ये जो एक्ट है इसके अंडर बेसिकली एक अम्ब्रेला एक्ट है, ये हम लोग ने पिछले मॉड्यूल में भी इस एक्ट के बारे में पढ़ा था। आप प्लीज जाके रिवाइज कर लें अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है किस मैटर पे है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कम हो, ये सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया है। ठीक है, अगर मेन स्पेसिफिकली अगर एकदम अगर हम देखें कि अगर और स्पेसिफिकली देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ये कुछ रूल्स थे ताकि हम स्टोरेज मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग एड्रेस कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देर आर फ्यू मोर रेगुलेशंस जो इनके मैनेजमेंट पे बात करता है। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, ओके, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पोल्यूशन और ये लेड टॉक्सिन को मिलने में जो बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे हमने बोला पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो वन ऑफ देम, तो उनके भी मिनिमाइज उनके रिस्क को करने के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, दिस इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी अभी चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तो ई वेस्ट भी बढ़ रहा है, राइट। तो उस वजह से भी दिस इज देयर। नाउ देर आर फ्यू ऑफ द एरियाज जिन्होंने इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। दिस इज एन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। एक रोटरडैम है, बेसिल, स्टॉकहोम। तो ये सब चीज़ भी बताती है कि किस तरीके से ये पोल्यूटेंट्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। क्रॉस बॉर्डर जो ई वेस्ट है उनके डंपिंग को किस तरीके से वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं बाय 2025। वेस्ट, देखो वेस्ट जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो वेस्ट आज के हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कह लो, नॉर्मल वेस्ट कह लो, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं बहुत ही लार्ज नंबर पे। तो हमें ये बहुत ही बहुत कंसर्निंग पॉइंट है और हमें इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसके बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल्स में पॉइंटर्स लिखने चाहिए। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है। देर इज दिस वन मेंस क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल, जो कि अभी मॉनसून सेशन में इस बिल को इनफैक्ट राज्यसभा में डाला गया है। एंड इसका यही है कि इट हैज ऑल्सो इंक्लूडेड वंदे मातरम अलॉन्ग विद जनगण मना इन सेक्शन 3, कि इसका अगर इंसल्ट कोई करेगा तो इसको क्रिमिनलाइज, मतलब इसको अगर करेगा तो फिर देयर वुड बी यस पेनल्टीज। 3 साल की जेल हो जाएगी, आपके ऊपर फाइनेंशियल वो हो जाएगा, मॉनेटरी फाइन लग जाएगा। यस, एंड साथ साथ में दिस कुड बी इधर बोथ, है ना। एंड यही सब चीज़ है इस पूरे इसमें दी गई है। वी शुड नो दिस कि हम कौन से एक्ट को हम अमेंड करना चाह रहे हैं, कौन से ईयर का है। 1971 का है, नेशनल ऑनर इंसल्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट के ऊपर इसको अमेंड किया जा रहा है। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। डिटेल्स ऑफ डिफरेंस ऑफ वंदे मातरम एंड जन गण मन। बेसिकली जन गण मन नेशनल एंथम है और जो वंदे मातरम है वो नेशनल सॉन्ग है। ठीक है। इट वॉज रिटन इन बंगाली। जो वंदे मातरम है इट वॉज रिटन इन बंगाली, संस्कृत बंगाली। और अगर हम लोग जन गण मन की बात करें तो वो बंगाली में लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1982 में हुआ था। ठीक है। और ये 1911 में हुआ था। इसको सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गाया था। ठीक है। ताकि वो ये इसको एज अ नेशनल एंथम डालना चाहते थे फॉर आर इंडिपेंडेंट इंडिया। दे वर वेरी विजनरी। ओके। एंड जन गण मन सेज अबाउट मदरलैंड एज अ गॉडेस, लेकिन इसमें बोलते हैं भारत भाग्य विधाता, यानी कि दैट भारत इज इंडिया। भाग्य मीन्स डेस्टिनी और फेट। विधाता, तो इंडिया जो भारत है दैट इज एक्चुअली रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया भारत एंड इंडिया। ओके। तो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्ट्स ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज एंड ये सब। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड देयर इज न्यू थिंग कि वाइल्ड वाइल्ड फायर क्राइसिस, यानी कि इतना हीट बढ़ गया कि आग लग गया। ओके, दिस इज नॉट समथिंग टू जोक अबाउट। ओके, कि हीट वेव इतने ज्यादा हो रहे हैं जिसके वजह से वाइल्ड फायर लग गया, जिसके वजह से स्पेन जो है उसने नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी है अपने लोगों के ऊपर, है ना, रिसेंटली। अब अगर हम लोग इंडिया में देखें कि इमरजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं, तो वी डू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 350 सॉरी, आर्टिकल 352 में अगर बात करें, आर्टिकल 356 की बात करें और आर्टिकल 360 की बात करें, तो इमरजेंसी के 3 टाइप आते हैं। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राइट। तो ये वही चीज बताया गया है। अगर हम देखें तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी लगी है। स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है एंड नेशनल इमरजेंसी लगी है इन दीज ईयर्स। ओके, हाँ, इन दीज ईयर्स एंड बेसिकली ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इसको भी, इस आर्टिकल को भी अमेंड किया गया है। पहले इसमें इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल एग्रेशन था इंस्टेड ऑफ द वर्ड ऑफ आर्म रेबेलियन। तो ये वर्ड चेंज किया गया बिकॉज एक आर्बिट्रेरी पावर हो जा रहा था। एंड प्लीज रिमेंबर, जो आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर के, वो अभी तक इंडिया में लागू नहीं किया गया है कभी भी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करेंगे दोबे के बारे में। देर इज दिस कैट एशियटिक वाइल्ड कैट। अगर इसकी बात करें तो मेनली दे प्रे ऑन दीज एनिमल्स: गौर, नीलगाय, सांबर, चितल। एंड बेसिकली रिसर्चर्स ने जो है डीएनए मेटाबार कोडिंग के थ्रू ढोले द कैट, उसके उसके डाइटरी हैबिट्स को देखा। तो इस आर्टिकल का बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है कि ये डीएनए मेटा बार कोडिंग को बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को बताता है कि बेसिकली ये डाइटरी बाय रिकॉर्डिंग फॉर स्पीशीज डेट कॉम्प्रोमाइजिंग 15 प्रे स्पीशीज। ये एक प्रे को नहीं पढ़ रहा है, ये एक प्रे को नहीं स्टडी कर रहा है, ये 15 अदर प्रेज को भी स्टडी कर रहा है, जिससे इसे पता चल रहा है कि इस कैट का डाइटरी हैबिट्स यानी खाने का क्या हैबिट है वो चीज को लेके। ठीक है। मेटा बार कोडिंग अगर देखा जाए तो इज अ फास्ट वे टू आइडेंटिफाई मेनी डिफरेंट स्पीशीज एट द सेम टाइम फॉर अ मिक्स सैंपल यूजिंग डीएनए एक्सट्रैक्शन, पीसीआर एम्पलीफायर एंड हाई थ्रूपुट। ठीक है, सीक्वेंसिंग। तो वही मैंने बोला कि ये एक स्पीशी को नहीं पढ़ता है, ये मल्टीपल स्पीशीज को पढ़ते हैं मेटा बार कोडिंग में। एंड उसके थ्रू दे डिसाइड कि इसका स्पीशीज का क्या होगा। स्पीशीज बिकॉज वी लिव इन एन एनवायरमेंट वेयर इंटरकनेक्टेड, राइट। मैं
एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर सकता है, राइट? तो देर इज अ इंटरडिपेंडेंट दैट अकर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इसीलिए this works. Okay, we should keep this mind. Instead of looking on single organism, it look at environmental datas. E datas का यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? इट्स एनवायरमेंटल डीएनए, ठीक है? फ्रॉम सॉइल, वाटर और एयर टू मैप होल कम्युनिटी। ओके, तो अलग अलग एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं, इसमें डीएनए अलग अलग स्पीशीज के शामिल हैं, उसके वजह से एक इंटीग्रेशन बनता है। दिस इज अ क्वेश्चन, आप इसको एक बार देखें। ये क्वेश्चन इज ऑन डीएनए मेटा बार कोडिंग के ऊपर है, सेम अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट है कि डीएनए मेटा बार कोडिंग कैन आइडेंटिफाई मल्टीपल स्पीशीज साइमल्टेनियसली थ्रू एनवायरमेंट डीएनए। देखो मल्टीपल यहाँ पे मेन वर्ड है, कोर वर्ड है मल्टीपल स्पीशीज, सो यस इट इज ट्रू। द टेक्निक रिलाइज ऑन डीएनए एक्सट्रैक्शन, ये सारे पीसीआर एम्पलीफायर ये सब पढ़ रखा है हमने, तो यस इट कैन बी यूज टू एनालाइज द डाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विदाउट डायरेक्टली ऑब्जर्विंग देयर फीडिंग पैटर्न। ओके, यस, so this is also correct. I think D is the answer. Yes. So with this our module ends. I hope आपको मज़ा आया हो। मैं बता देती हूँ कि इट्स काइंड ऑफ टायरिंग, बट करंट अफेयर्स अगर हम डिटेल में देखेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। साथ साथ में हम थोड़ा सा इस बात को भी जान लेते हैं कि हमारा पेपर रीडिंग क्या सही सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंगली और नॉट। एक एश्योरेंस भी है ये वीडियो के थ्रू। आप अगर पेपर रीडिंग कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ डिस्कशन क्लास। आपको अगर कुछ भी डिस्कस करना है, कोई भी फीडबैक देनी है, आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। So with this, the module comes to an end. Hi, I am Shatakshi Sinha, and let's meet for the next day. Till then, I hope आपका preparation consistent way में हो रहा है. Okay? Consistency is very important. तो आप consistent way में आप पढ़ाई करें और please demotivate मत होइए. It's very common to be demotivated, but आप please demotivate मत होइए, and we are with you throughout the whole journey. So don't worry. Okay? So with this, I end this module. Have a nice day. Thank you.